Then step number 5 will be determining the probability or critical value. अभी स्टेप नंबर 5 के अंदर हम क्रिटिकल वैल्यूज ढूंढना चाहते हैं। क्यों? तो कि ये क्रिटिकल वैल्यूज जो होगी वो हमें हेल्पफुल होगी इन कंपैरिजन, कि भाई क्रिटिकल वैल्यूज को हम कैलकुलेटेड वैल्यूज के साथ कंपेयर करेंगे और उसके बेसिस पे हम डिसीजंस लेने वाले हैं कि भाई हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। तो स्टेप नंबर 5 में हमें क्रिटिकल वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है। तो क्रिटिकल वैल्यूज जो होगी तो वो जेड की क्रिटिकल वैल्यूज आप दो तरीके से ढूंढ सकते हो। यहाँ थियोरेटिकली हम स्टेप बाय स्टेप्स देख रहे हैं सो दैट वी विल सी बोथ, दोनों तरीके देखते हैं। बट एग्जाम के अंदर नॉर्मली आप जब स्टेटिस्टिक्स के अंदर सम कैलकुलेट करते होंगे तो आप एक ही तरीका आप यूज करते होंगे। सो देयर आर द टू वेज, दोनों हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज थ्रू द ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज। तो using the standard normal table, the probability of obtaining the z value at 1.88 can be calculated at कि भाई z 1.88 पे क्या ऑब्जर्व होता है, कितनी ऑब्जर्वेबल वैल्यू z की है वो हम ढूंढते हैं और उसके बेसिस पे हम क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ z कैलकुलेट करते हैं। तो z टेबल में से हमें ऑब्जर्व करना है कि z की वैल्यू 1.88 पे क्या होगी। तो ये z का टेबल हो गया फॉर शोइंग द एरिया ऑब्जर्वेशनल वैल्यू। तो ये क्या दिखाता है कि भाई आपका अगर वन टेल है तो वन टेल में कितना एरिया आपका ऑब्जर्वेबल एरियाज है अंडर द जेड, वो हम ढूंढ रहे हैं। तो जेड की वैल्यू 1.88, तो 1.88 पे ये कितना एरियाज है जो शेडेड एरिया होगा वो हमें ढूंढना है। तो 1.88 सीधा हम जाएंगे 1.8, तो हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ेंगे 1.88 तक जाना है हमें। तो क्या वैल्यू आई यहाँ पे 0.9699। तो ये कितना एरिया हो गया 0.9699 एरिया जो हो गया वो क्या है शेडेड एरिया है। और ये कितना एरिया हो गया हमारा शेडेड एरिया 0.9699 फ्रॉम जेड टेबल 1.88 के बेसिस पे हमने शेडेड एरिया को ढूंढा 0.9699 वैल्यू आई। तो उसके बेसिस पे हमें क्या पता चलेगा, जो पूरा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो क्या होता है 1। तो 1 में से अगर हम 0.9699 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा अनशेडेड एरिया मिलेगा, दैट इज 0.0301। तो ये आपका अनशेडेड एरिया हो गया, ये आपका ऑब्जर्व एरिया हो गया। इन अदर वर्ड्स एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस रिजेक्शंस हो गया। तो आपका शेडेड एरिया कितना है ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ जेड के बेसिस पे आपका शेडेड एरिया कितना है अनशेडेड एरिया कितना है वो आप कैलकुलेट करते हो। ये हो गया फर्स्ट तरीका, पहला तरीका कि भाई हमारा ऑब्जर्वेशनल वैल्यू ऑफ जेड ये हमने ढूंढा, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जर्वेशनल वैल्यू ऑफ जेड मिल गया। दूसरा तरीका है जो है फॉर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड, बट किसके लिए कैलकुलेटेड वैल्यू को z के साथ कंपेयर करना है उसके लिए। तो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z हमें कैसे मिलेगी, ऑल्टरनेटिवली द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z which will give an area to the right side of the critical values of alpha। दूसरा तरीका क्या है हमारा क्रिटिकल वैल्यूज ढूंढने के लिए, पहले ऐसे समझ लेते हैं चलिए कि भाई ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, वन टेल है मतलब अल्फा आपका ये साइड पे है और अल्फा वन टेल है मतलब 0.05 यही साइड पे आएगा। टू टेल होता तो क्या आता 1/2 आता, बट यहाँ पे अल्फा वन टेल है तो अल्फा कितना है आपका 0.05। आपका पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है 1, आधा कितना हो गया 0.5। तो 0.5 में से 0.05 अगर मैं माइनस करता हूँ, इतना एरिया मैं माइनस करता हूँ तो मेरे को इतना एरिया मिलेगा। मीन से यहाँ तक ये वैल्यू क्या है वो मेरे को ढूंढनी है। तो मेरे को इतना एरिया ढूंढना पड़ेगा पहले कि भाई यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना हुआ, तो 0.5 माइनस 0.05, तो ये मेरे को मिल गया 0.45। अभी मैं z का रिवर्स टेबल में जाऊंगा, मेरे को 0.4 में से z की वैल्यू ढूंढनी है। तो 0.45 मीन से यहाँ तक z का ये एरिया मेरे को ढूंढना है और रिवर्स टेबल में जाना पड़ेगा 0.45 वो मेरे को ढूंढना है।
तो 0.45 यहाँ पे ढूंढना था। फर्स्ट टाइम क्या था, हमने ऐसे देखा था z की वैल्यू थी ऑब्जर्वेशनल वैल्यू, बट ये रिवर्स टेबल है। तो रिवर्स टेबल में 0.45 मेरे को ढूंढना है। तो 0.45 कहाँ पे आता है, तो ये देखिए 0.4495, तो एक पॉइंट कम है। 0.4505 एक पॉइंट ज्यादा हो गया, मतलब 1.645 दोनों के बीच में हमारी क्रिटिकल वैल्यूज आ रही है 1.645। तो ये क्या हो गया, हमारा क्रिटिकल वैल्यू हो गया कि जो हमने z के रिवर्स टेबल में से ढूंढा। कितना एरिया है, तो यहां से यहां तक का एरिया 1.645 है। तो ये दोनों क्या हो गया, हमारा क्रिटिकल वैल्यूज हो गया फॉर z। ऑब्जर्वेशनल वैल्यू के बेसिस पे z की वैल्यू, और क्रिटिकल वैल्यू z की कितनी है अल्फा के बेसिस पे। तो दोनों तरीके से हमने z की वैल्यूज कैलकुलेट कर दिया। ऑब्जर्वेशनल में 0.0301 0301 और पर्टिकुलर अल्फा के बेसिस पे क्रिटिकल वैल्यू z रिवर्स टेबल में से आया हमारा 1.645 और हमारा वन टेल था, याद रखना। तो ये हो गया स्टेप नंबर 5 कि जहां पे हमने क्रिटिकल वैल्यूज को कैलकुलेट किया फॉर द z। देन आवर स्टेप नंबर 6 will be comparison. We will compare the observational and calculated value of sample statistics with the critical value. कि भाई आपने जो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z जो है उसको आपने जो ऑब्जर्वेशनल वैल्यू ढूंढा, सैंपल की वैल्यू जो ढूंढी है, वो दोनों के साथ आप कंपेयर करोगे और उसके बेसिस पे आप डिसीजंस लोगे। वंस अगेन थियरी है तो हम इसीलिए दो बार कंपेयर कर रहे हैं, बट रियल में क्या होता है, एक ही बार चेक करते हो, एक ही चीज के साथ कंपेयर करके आप डिसीजंस लेते हो। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या किया, ऑब्जर्वेशनल वैल्यू। तो इफ द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद द calculated or observed value of the test statistics is less than the level of significance, then null hypothesis is rejected. कि भाई आप ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज जो है, अनसेडेड एरिया जो है, उसको अल्फा के साथ कंपेयर करते हो डिसीजंस लेने के लिए। और अगर आपकी अल्फा की ये जो ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज है वो अगर अल्फा की वैल्यू से कम है, देन आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे। तो हमारा ऑब्जर्वेशनल वैल्यू जो था उसके बेसिस पे क्या था, अनसेडेड एरिया 0.03, जो अल्फा की वैल्यू से क्या है 0.03 लेस देन 0.05, which means null hypothesis is going to be rejected कि 0.03 को आप 0.5 के साथ कंपेयर कर रहे हो और क्या है 0.03 0.05 से कम है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। अगर ये आपका ऑब्जर्वेशनल वैल्यू अल्फा की वैल्यू से ज्यादा होता, देन आपका नल हाइपोथेसिस क्या होता, नॉट रिजेक्टेड होता। तो यहाँ पे क्या लिख के आएंगे हम, नॉट रिजेक्टेड, अगर ये यहाँ पे ज्यादा होगा तब, ग्रेटर देन होगा तब। सेकंड तरीका क्या है, द ऑल्टरनेटिवली इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जो आपने सैंपल लिया है और सैंपल के बेसिस पे जो जेड वैल्यू कैलकुलेट की है, इफ इज मोर देन और ग्रेटर देन द एब्सोल्यूट क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, कि भाई आपने जो क्रिटिकल वैल्यू जेड की टेबल में से ढूंढी है उससे आपकी सैंपल वैल्यू जो है वो ज्यादा है, तब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे। अगर कम होगा तो नॉट रिजेक्ट करोगे। तो हमने जो वैल्यूज को, क्रिटिकल वैल्यूज को जेड टेबल में से कैलकुलेट किया वो क्या थी 1.645। 30 लोगों का सैंपल लिया, 30 लोगों का सैंपल लिया, उसके बेसिस पे जेड की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो वो क्रिटिकल वैल्यू क्या थी, सैंपल के बेसिस पे कैलकुलेट की थी, तो 1.88 विच इज मोर देन दिस, मतलब वो कहाँ पे प्लॉट होगी, इस साइड पे प्लॉट होगी। अगर इससे कम होती तो यहाँ पे प्लॉट होता। तो वंस अगेन ज्यादा है तो राइट हैंड साइड पे प्लॉट होता है, तो वो कहाँ पे प्लॉट हो रहा है, एरिया ऑफ रिजेक्शंस में प्लॉट हो रहा है, मीन्स योर नल हाइपोथेसिस इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड। तो दोनों तरीके से हमने z वैल्यूज को
क्रिटिकल वैल्यूज को कैलकुलेटेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यूज के साथ कंपेयर किया और दोनों केस में आपका नल रिजेक्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि दोनों तरीका हमारे पास है, ऑब्जर्वेशनल और सैंपल कैलकुलेटेड, बट दोनों के अंदर मैथमेटिकली जो साइंस है वो कैसी है, ऑपोजिट्स है। कि भाई आपका जो ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज है वो अल्फा से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, बट आपकी जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स है, जो सैंपल लेके आपने जो z की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो वो अगर क्या है आपकी क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z से ज्यादा है तो आपका H0 रिजेक्ट होता है। तो एक में लेस देन है, दूसरे में ग्रेटर देन है, तो दोनों का ऑपोजिट साइंस है। दोनों जो तरीका है तो दोनों की साइंस कैसी है, अलग अलग है। तो ये दो तरीके हैं कि जिसके माध्यम से आप z की वैल्यूज को कंपेयर करोगे। हम z स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं तो इसीलिए z की वैल्यूज को हमने कंपेयर किया। तो दोनों केस में आपका नल क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ। सो बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीजंस। आपका लास्ट स्टेप क्या आएगा, डिसीजंस आएगा कि भाई अभी कंक्लूजन डिसाइड करना है कि भाई नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ, उसका मतलब क्या, आपका ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो रहा है। तो जब आप कंक्लूजन लिख रहे हो तो इट मस्ट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम, कि भाई आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है, जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है जिसके रिगार्डिंग में आपको डिसीजंस लेनी है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको आपका कंक्लूजन लिखना चाहिए। सो इन अवर एग्जांपल हम कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, सो हियर वी कैन कंक्लूड दैट there is evidence that the proportion of the internet users who shop via the internet is significantly more than or greater than 0.40, कि भाई वो मार्केट के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले जो लोग हैं वो 40% से ज़्यादा है। Hence, being researchers, we recommend to the particular client, to the company that they can go with their new decisions, कि भाई आप अपनी decisions ले सकते हो, नई जो पोर्टल है आप ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हमें क्या किया, उनको कंक्लूजन दिया। तो ये हमारा